अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर द ग्रेट रेवोल्यूशन या द रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक ऐसी जो है विद्रोह है, एक ऐसी क्रांति के रूप में जो है आधुनिक इतिहास में देखी जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसे हम जो है एक विभाजन के रूप में देखते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक ऐसी जो है विद्रोह है, एक ऐसा जो है क्रांति है जिसमें जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य या ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में विद्रोह किया गया, यानी द ईस्ट इंडिया ये ईस्ट इंडिया कंपनी की इन नीतियों के विरोध में जब जो है भारत के वासियों ने, भारत के कई लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के विरोध में विद्रोह किया, तो कहीं ना कहीं ये भारत में द रिवोल्ट ऑफ 1857 माना जाता है, जो आधुनिक भारत को, मॉडर्न हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइडेशन करता है। एक डिवाइडेशन करता है जब हम इसकी नीतियाँ जो है 1857 से ब्रिटिश नीतियाँ जो है कुछ यहाँ पे शोषणकारी देखते हैं, लेकिन 1857 के बाद हम इसकी नीतियाँ कहीं ना कहीं जो है आपकी एक कल्याणकारी, एक सपोर्ट के रूप में देखते हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर 1857 का विद्रोह हुआ क्यों, इसके फैक्टर्स क्या थे, क्या क्राइसिस थे। इसके लिए जो है हम 1857 के क्राइसिस को कई भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका जो मेन था वो था पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपके एक ऐसे फैक्टर्स थे जो आपको बताते हैं कि इसकी फैक्टर्स किस तरह राजनीतिक नीतियों के विरोध में जो है विद्रोह हुआ। राजनीतिक नीतियां ऐसी थीं क्योंकि जब अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई, तो एक भारत में आने में एक व्यापार के रूप में आई, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई, लेकिन इसने धीरे धीरे बंगाल से अपने जो है साम्राज्यवाद को, अपने एम्पायरलिज्म को बढ़ाना शुरू किया, और कहीं ना कहीं ये बिहार और उड़ीसा को अपने क्षेत्र में रहकर इसे साम्राज्यवाद को बढ़ाना जो है अपना शुरू किया। इसके जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं इसमें दो महत्वपूर्ण हैं। पहला है आपका डेक्कन ऑफ लैप्स। ये जो है नीति, इसको कहते हैं हड़प नीति। हड़प नीति, और ये चलाई गई थी आपकी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई ये नीति थी। हड़प नीति एक ऐसी नीति थी जिसमें कहीं ना कहीं देसी रियासतों के राज्यों को किसी न किसी रूप में हड़प लिया जाता था। इसमें एक स्टेज था जो है नया नियम चला, गोद निषेध नियम। इस नियम में ये था कि अगर कोई देसी रियासत में कोई वैलिड पुत्र या सन नहीं होता था तो उसको किसी भी गोद लिए हुए पुत्र को जो है उस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। लेकिन जो है डलहौजी ने इस हड़प नीति में इस जो है दो निषेध नियम को चालू किया और गोद लेने अधिकार को समाप्त किया। गोद के अधिकार को
की समाप्ति कर दी और इस समाप्ति के कारण ही जो है इस राज्यों में सतारा, आपका झांसी, अवध व सांभरपुर के राज्य हड़प लिए गए। हड़प लेने के बाद लॉर्ड डलहौजी की जो है हड़प नीति की वजह से देसी रियासतों के लोगों को ये लगने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य कहीं ना कहीं हमारी देसी रियासतों को हड़पने की उस ताक में है और कोई ना कोई बहाना बनाकर जो है ये हड़प रहा है। यहाँ पे जो है अवध जो बहुत बड़ा शासक जो है राज्य था, एक बहुत बड़ा सहायक राज्य था ब्रिटिश साम्राज्य का, इस पे जो है कुशासन का आरोप लगाकर इसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी अवध आपका एक ऐसा जो है रियासत थी जिस पे कुशासन का आरोप लगाया गया। डेक्कन ऑफ लैप्स की पॉलिसी से जो है कहीं ना कहीं देसी रियासतों को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश साम्राज्य है या ब्रिटिश जो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं हमारे राज्यों को अपने में मिलाने का पूरी तरह तत्पर है। अगला जो है पॉलिटिक फैक्टर में आता है आपका सब्सिडी अलाउंस सिस्टम को सहायक संधि भी कहा जाता है और इसका जो है इसको चलाने वाला जो है आपका लॉर्ड वेरेजरी था। सहायक संधि को चलाने वाला जो है आपका लॉर्ड वेरेजरी था। लॉर्ड वेरेजरी कहीं ना कहीं इसने सहायक संधि नीति चलाई। इस नीति में यह कहा गया कि जो देसी रियासत हैं अपने जितने मिलिट्री अधिकार जो है अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड करा देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अर्थात ये कहा गया कि इस सहायक संधि में कोई भी मिलिट्री डिसीजन या सेना संबंधित या दो राज्यों के बीच में आपस में किया गया कोई भी समझौता इस सहायक संधि के उस पर डिपेंड करता था। अर्थात इसने कहीं ना कहीं देसी राज्यों को कमज़ोर कर दिया, उनकी मिलिट्री पावर को कहीं ना कहीं नष्ट किया, डिस्ट्रॉय किया। और यही जो है दो मेन फैक्टर थे पॉलिटिकल जिन्होंने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को जो है कहीं ना कहीं एक कारण दिया, एक फैक्टर दिया। इसके अलावा कई फैक्टर थे। आपका मुग़ल एम्पायर का कहीं ना कहीं जो है अपमान करना। मुग़ल एम्पायर थे जो बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र का बहादुर शाह जफ़र का कहीं ना कहीं अपमान करना और इनकी जो बादशाह की नीति थी, बादशाह की जो उपाधि थी वो वापस लेना। इसके अलावा कई जो है तंजौर और कर्नाटक की नवाब की उपाधियों को समाप्त किया गया। इसी पॉलिटिकल रीजन में ये लगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो एम्पायर, कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह भारत साम्राज्य को अपने में मिलाने के लिए तत्पर है, कहीं ना कहीं पूरी तरह अपने साम्राज्य को मिलाने के लिए तत्पर है। अगला जो फैक्टर आता है वो आपका आता है इकोनॉमिक्स फैक्टर्स।
इकोनॉमिक फैक्टर में आपका जो इकोनॉमिक फैक्टर आता है, इसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करना, रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करने के लिए इन्होंने 3 जो है पद्धति लाए। एक जो है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रैयतवारी, तीसरा महारवारी। ये 3 तरह के इन्होंने सिस्टम लाए और रेवेन्यू सिस्टम को कहीं ना कहीं चेंज किया। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इनका इकोनॉमिक जो था वो आपका डेन ऑफ वेल्थ, जिसे धन के निष्कासन का सिद्धांत बताया जाता है। ये सिद्धांत हालांकि बाद में दिया गया, लेकिन इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं पहले से भी शुरुआत हो चुकी थी। हुआ ये कि डेन ऑफ वेल्थ के तहत, ये डेन ऑफ वेल्थ में कहीं ना कहीं इंग्लैंड से ज़्यादातर धन जो है, इंग्लैंड से धन आपका जो है भारत से धन इंग्लैंड की ओर जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड से उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए धन के निष्कासन का सिद्धांत, डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी और रेवेन्यू सिस्टम में जो 3 चेंजेस किए गए, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा जो है रैयतवारी और तीसरा महारवारी, ये कहीं ना कहीं इन इकोनॉमिक फैक्टर में था। अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति, अर्थात अधिक से अधिक इनको राजस्व मिलना इनका मेन उद्देश्य था। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर में ये था भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना जो है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रीजन था, आर्थिक शोषण। आइए अगला जो है फैक्टर था रीजनल फैक्टर या आपका रीजनल फैक्टर्स या आपका सोशल फैक्टर। रीजनल फैक्टर में आपका जो है कहीं ना कहीं रीजनल फैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण आता है द चार्टर ऑफ 1833। इस चार्टर के द्वारा ये अधिकार दिया गया, रीजनल सेक्टर पे ये अधिकार दिया गया कि ईसाई मिशनरियों को ये अधिकार प्रदान किया गया कि वे ईसाई धर्म का कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में भारत के जो है प्रचार कर सकते हैं। तो इनको ये अधिकार दिया गया कि ईसाई मिशनरी कहीं ना कहीं आप जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जो है अपना प्रचार कर सकते हैं, धर्म चेंज। और इसका फ़ायदा उठा के ईसाई धर्म को तेज़ी से बढ़ावा, और इस बढ़ावे की वजह से कहीं ना कहीं जो है ईसाई धर्म को बहुत तेज़ी से लोगों ने अपनाया, कई लालच में और कुछ दबाव में आके। दूसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट था 1856 ईस्वी का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। इस अयोग्यता अधिनियम में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई हिंदू,
या मुस्लिम किसी ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है, तो उसकी जो पैतृक संपत्ति से बेदखली होती थी वो नहीं होगी। होता ये था कि जो है जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता था तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति जो माता पिता की ज़मीन जायदाद थी उससे बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन जब ये नियम आ गया, ये कानून आ गया, तो उस समय जो है लोगों को ये अधिकार मिल गया बड़ी तेज़ी से, उनको उनकी पैतृक संपत्ति से उनकी माँ बाप की ज़मीन जायदाद होगी उनसे बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इससे हिंदू धर्म की जनता को ये लगने लगा कि ईसाई ईस्ट इंडिया कंपनी का कहीं ना कहीं उद्देश्य पूरी तरह जो है आपका चेंज करना है ईसाई धर्म में, भारत के हिंदू धर्म को पूरी तरह ईसाई धर्म में चेंज करना है। अगला फैक्टर आपका आता है मिलिट्री फैक्टर। मिलिट्री फैक्टर में आपका महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है और तत्कालीन फैक्टर जो शुरुआत करता है 1857 रिवोल्ट की, वो आपका मिलिट्री फैक्टर है। मिलिट्री फैक्टर में हुआ ये कि सैनिकों में जो मिलिट्री थी, जो हिंदू जो आपके भारतीय सैनिक थे, उसमें कहीं ना कहीं जो एक विद्रोह था, एक जो है विद्रोह की अवस्था इसलिए आई कि लॉर्ड कैनिंग ने जो है जो पुरानी ब्राउन बेस राइफल थी उसकी जगह पे न्यू एनफील्ड राइफल की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग के समय में, उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर थे भारत के, और इन्होंने ब्राउन बेस राइफल की जगह पे न्यू एनफील्ड राइफल शुरू की। इस राइफल की विशेषता ये थी कि इसके कारतूस जो है दांत से काटे जाते थे और दांत के काटने की वजह से इसको कहीं ना कहीं चर्बी में जो है पैक किया जाता था। ये पैकिंग चर्बी में होती थी और कुछ समय बाद सैनिकों को ये जो है सूचना मिली कि इस कारतूस में कहीं ना कहीं गाय और सूअर की चर्बी से पैकिंग हुई है। तो इस पैकिंग को जब सूअर और गाय की चर्बी से लगा तो सैनिकों को ये लगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिक जो है भारतीय सेना में शामिल थे, जो ब्रिटिश सेना थी उसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं भारतीयों को ये लगने लगा कि ये लोग हमारी जो है धर्म को पूरी तरह तोड़ना चाहते, और इसी को लेके विद्रोह हुआ और ये मिलिट्री फैक्टर पहला था जो न्यू एनफील्ड राइफल जो है चालू की गई। आखिर जो है हुआ ये फैक्टर थे कहीं ना कहीं जो आपको 1857 के रिवोल्ट को शुरुआत करते हैं, बिगनिंग करते हैं। वो इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी थी, कुछ चीज़ें जैसे जो है भारतीयों के जो है दुर्व्यवहार करना, भेदभाव करना। ब्रिटिश जो एम्पायर थे, ब्रिटिश जो है जनता थी, वो लगातार कहीं ना कहीं इनका जो है विरोध करती थी, इनके साथ भेदभाव करती थी, और इसी भेदभाव की वजह से कहीं ना कहीं एक विद्रोह हुआ। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू सिस्टम को प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं रीजन थे जो 1857 के रिवोल्ट के लिए महत्वपूर्ण थे। आइए आखिर शुरुआत क्या हुई, बिगनिंग ऑफ रिवोल्ट। बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट, शुरुआत क्या थी? हुआ ये कि इस समय जो न्यू एनफील्ड राइफल थी, इसकी जो है तो इनकी जो है कहीं ना कहीं तैयारी के लिए, इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको बैरकपुर में जो है छावनी लगाई गई। बैरकपुर में छावनी लगाई गई और इसी बैरकपुर में मंगल पांडे जी को पहली बार ये पता चला
कि कहीं ना कहीं ये जो बात है कारतूस की, जिसमें सुअर और जो है गाय की चर्बी लगी हुई बात कही जा रही, वो कहीं ना कहीं सत्य है। और बैरकपुर की छावनी में कहीं ना कहीं मंगल पांडे जी ने जो है विद्रोह कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने परेड करने से मना कर दिया परेड करने से मना कर दिया और राइफल की प्रैक्टिस को भी मना कर दिया। और इसके विरोध में इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग व ह्यूसन की हत्या कर दी। बाग व जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या करने की वजह से मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को फांसी देने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य को ये लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि विद्रोह हमने समाप्त कर दिया। और विद्रोह समाप्त करने की वजह से कहीं ना कहीं ये मंगल पांडे का पर्सनल विद्रोह था और मंगल पांडे को फांसी देने के बाद कहीं ना कहीं ये विद्रोह समाप्त हो गया। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा था कि इस रिवोल्ट को हमने समाप्त कर दिया। ये रिवोल्ट तेज़ी से फैला। हुआ ये कि 8 मार्च को मंगल पांडे की शहादत जो है आपका साथ दी और मंगल पांडे जी ने जो है कहीं ना कहीं इसको मेरठ के सैनिकों ने किया। अब आइए स्पॉट ऑफ रिवोल्ट का स्पार्क ये हुआ 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया। मेरठ के सैनिकों को विद्रोह करने की वजह से यहाँ पे 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया और इन्होंने 12 मई को दिल्ली पे अटैक कर दिया। 12 मई को दिल्ली पर कब्जा किया और यहाँ पे जो मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफर को इन सैनिकों ने पुनः जो है आपको ब्रिटिश बादशाह बना दिया, मुग़ल अम्पायर जो है बादशाह बना दिया। और इनके साथ में इनके जो है बख्त खान को सेनापति बनाया और शुरू हुआ यहाँ से स्पोर्ट। बहादुर शाह जफर को पुनः जो है बनाने की बादशाह बनाना और जो है बख्त खान को सेनापति बनाना, दिल्ली का महत्वपूर्ण जो है इन्होंने बख्त खान ने रोल अदा किया। और उसके बाद फिर विभिन्न राज्यों में कई वजह से जो है आपका विद्रोह हुआ। अब तो पहले 12 मई की शुरुआत दिल्ली आप देख लीजिए। 12 मई दिल्ली में हुआ और दिल्ली में जो है आपके दिल्ली में जो नेतृत्व किया वो था बहादुर शाह जफर और दूसरा बख्त खान। बख्त खान थे। और आपका उसके बाद फिर शुरू हुआ 4 जून को विद्रोह किया आपके कानपुर में विद्रोह किए जो है आपके
नाना साहब और दूसरे आपके इनके साथ थे तत्या तोपे। जून कानपुर में विद्रोह का मेन रीजन ये था, नाना साहब जो है अंतिम पेशवा थे और ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी पेंशन को समाप्त कर दिया था। इनकी पेंशन को समाप्त करने की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं विद्रोह किया और इनका साथ दिया तत्या तोपे साहब ने। अगला जो है 5 जून को आपने किया, 5 जून को जो विद्रोह हुआ वो था जो है लखनऊ में, और ये विद्रोह किया बेगम हजरत बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि जो है आपका गोद निषेध सिद्धांत के तहत इनके जो है पुत्र जो विजलिस कादिल थे उनको जो है उनका उत्तराधिकारी या लखनऊ का उत्तराधिकारी बनाना जो है मना कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। अगला जो है आपका विद्रोह हुआ, ये विद्रोह आपका था जो है झांसी में। झांसी में विद्रोह किया रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने किया। रानी लक्ष्मीबाई ने जो है झांसी में विद्रोह किया और झांसी में विद्रोह करने के बाद इन्होंने जो है कहीं ना कहीं इनके पुत्र जो दामोदर राव थे उनको जो है दामोदर राव को उत्तराधिकारी जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने मानने से इनकार कर दिया था और इसीलिए जो है रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। अगला जो विद्रोह हुआ वो इलाहाबाद में, इलाहाबाद का विद्रोह जो किए वो थे मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जी ने इलाहाबाद में विद्रोह किया। और अगला जो विद्रोह हुआ ये आपका विद्रोह हुआ अगला विद्रोह आपका बरेली में जो विद्रोह हुआ इसको विद्रोह किया खान बहादुर खान ने किया। और अगला विद्रोह जो किया वो आपका बिहार में किया कुंवर सिंह ने किया और ये विद्रोह कहीं ना कहीं नेतृत्व करता थे। तो आप देखते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तेज़ी से प्रसार हुआ और तेज़ी से प्रसार होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार का ये विद्रोह माना जाता है। और विद्रोह की विशेषता ये थी कि इस विद्रोह में एकजुटता नहीं थी। कहीं ना कहीं कोई सैनिक एक नहीं थे। एक ना होने की वजह से ये सैनिक कहीं ना कहीं अपने हित के लिए लड़ रहे थे और इस एकता के अभाव के कारण ये रिवोल्ट कहीं ना कहीं आपका फेल हुआ। आखिर फेल होने के फैक्टर क्या थे? फेल होने के फैक्टर और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है झांसी जो है आपकी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो है झांसी में आपका विद्रोह किया। झांसी में विद्रोह करने के बाद ये जो है ग्वालियर के किले में चली गई और ग्वालियर के किले से इन्होंने जो है 1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व किया। और यहाँ ही पे जो है हीरोज़ ने जो है
रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा कि अगर कोई 1857 के रिवोल्ट में कोई मैन था, कोई ब्रेव मैन था, वो आपकी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये हीरोज़ ने कहा, और इस हीरोज़ ने ही कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की जो है प्रशंसा की। 20 सितंबर को हडसन जनरल हडसन ने जो है हुमायूं के किले से जो है बहादुर शाह जफ़र को पकड़ा, और बहादुर शाह जफ़र को जो है रंगून निर्वासित कर दिया, और रंगून में ही बहादुर जफ़र की जो है मृत्यु हुई। रंगून में जो है 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई, और 20 सितंबर के बाद लगभग जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 कहीं ना कहीं जो है आपका जो है समाप्त हो गया, या एकजुटता की वजह से इसको अंग्रेज़ों ने समाप्त करने में सफलता हासिल की, या जो है आपके अधिकार या आधुनिक हथियार न होने की वजह से ये असफल रहा। कई फैक्टर थे इसके असफल होने के, लेकिन 20 सितंबर के बाद कहीं ना कहीं हम 20 सितंबर के बाद कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि ये रिवोल्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और लगभग समाप्त हो चुका था। आखिर रीजन क्या थे, क्या जो है फैक्टर थे जिनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं ये रिवोल्ट असफल हुआ? तो क्राइसिस ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। आखिर क्या रीजन थे जिनकी वजह से ये जो है रिवोल्ट, ये जो है आपका समाप्त हुआ, ये जो है आपका क्रांति या विद्रोह समाप्त हुआ? पहला तो था कि एकजुटता का अभाव था, एकता का अभाव। जो क्रांतिकारी थे या आपके 1857 के रिवोल्ट के जो आपके नेतृत्व करता थे, ये कहीं ना कहीं इनके बीच एकता का भाव था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने जो है झांसी के उत्तराधिकार के लिए, और बेगम हजरत महल अपने लखनऊ के उत्तराधिकार के लिए लड़ रही थी। कानपुर में नाना साहब जो आपकी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, और कुंवर सिंह आपकी जमींदारी की वजह से। तो कहीं ना कहीं इसमें एकता का अभाव देखते हैं। और दूसरा निजी स्वार्थ, पर्सनल सेल्फ, निजी स्वार्थ के बारे में देखते हैं कि निजी स्वार्थ कहीं ना कहीं होता है। और दूसरा, अंग्रेज़ों के पास संसाधन ज़्यादा थे, जहाँ जो है संसाधन ये थे, जहाँ जो है अंग्रेज़ों के पास आधुनिक राइफल, तोप, अन्य चीज़ें थी, बल्कि जो भारतीयों के पास वो चीज़ें नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अत्याधुनिक हथियार और संसाधनों की वजह से भारतीयों ने भी मात खाई इस रिवोल्ट में। तो अगर हम दूसरा रीजन मानेंगे तो ये कहेंगे अत्याधुनिक हथियार व संसाधन, ये रीजन थे। और पूरी तरह कहीं ना कहीं सभी जनता ने इसका सहयोग नहीं किया। जनता के प्रत्येक पक्ष का सहयोग नहीं था, सपोर्ट नहीं किया हर एक ने। और जैसा कि सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि अगर 1857 के रिवोल्ट में कोई एक भी भारतीय से जो है भारतीय अच्छा नेतृत्व करता होता, तो भारतीय साम्राज्य को हम सदैव के लिए खो दिए होते। तो सर जॉन लॉरेंस का ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है कि अगर 1857 के विद्रोह में कोई एक भारतीय अच्छा नेतृत्व करता होता, तो भारतीय साम्राज्य को हम सदैव के लिए खो दिए होते। तो ये आपका कहीं ना कहीं 1857 का रिवोल्ट के फेलियर थे। क्या कारण थे? सबसे महत्वपूर्ण फेलियर ये था कि
जनता के सभी पक्ष का सपोर्ट नहीं मिला। अगर जनता के सभी पक्ष का सपोर्ट मिल गया होता तो यहाँ पे जो है 1857 का रिवोल्ट जो है आपका सफल हो गया होता और फेल ना होता, सक्सेस होता। और दूसरा आपका एक लैंडलॉर्ड वर्ग था, लैंडलॉर्ड वर्ग ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया, जो जमींदार वर्ग था उसने भी सपोर्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये हथियार जो है आपके रिवोल्ट फेल होने के ये रीजन थे। लेकिन इस रिवोल्ट ने एक मैसेज दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये मैसेज दिया कि हम आपकी नीतियों से पसंद नहीं। भारतीय जनता का जो मैसेज था, जो देसी रियासतों का मैसेज था, वो मैसेज ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश क्राउन को ये दिया गया कि हम आपकी नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट आया, जो इम्पैक्ट आया, वो था कहीं ना कहीं जो अपनी नीतियों को ब्रिटिश साम्राज्य ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने बदला। और यही इम्पैक्ट जो है आपको हम दिखाते हैं। आखिर रिजल्ट क्या था, रिजल्ट क्या थे जो जिसकी वजह से ये रिजल्ट में जो है आपके प्रभाव। रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट, रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट, जो रिजल्ट था रिवोल्ट का, पहला तो रिजल्ट ये हुआ, बहुत महत्वपूर्ण था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अभी तक कंपनी के रूप में राजनीतिक हथियार प्राप्त थे, राजनीतिक अधिकार जो है प्राप्त थे, उन अधिकारों को जो है समाप्त किया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी को के राजनीतिक अधिकारों को समाप्त करके इसके अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक अधिकारों की समाप्ति, राजनीतिक अधिकारों की समाप्ति, अधिकारों को समाप्त किया गया, राजनीतिक अधिकारों को समाप्त किया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक अधिकार जो है रख सकती थी, केवल व्यापार के लिए कर सकती, जबकि राजनीतिक अधिकार जो है दिए गए आपको ब्रिटिश क्राउन को, यानी भारत की महारानी को, ब्रिटिश महारानी को ये अधिकार दिए गए और ये अधिकार महत्वपूर्ण थे। दूसरा जो है आपका नया वायसराय के रूप में बनाया गया, जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय के रूप में जाना गया। गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में जाना गया और ये वायसराय पहले जो बने वो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग बने, जो वायसराय के रूप में चेंज किया गया। और जो है इस वायसराय का यहाँ पे जो है 15 सदस्यीय एक जो है आपका समिति बनाई गई प्रशासन के लिए इंग्लैंड में। ये समिति इंग्लैंड में बनी और इसका प्रमुख जो है भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी कहलाया, भारत सचिव कहलाया और ये 2 पद दिए गए। यानी कि इंग्लैंड में अब जो भारत की राजनीतिक नीतियां हैं, भारत की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, उसका भारत सचिव जो इंडियन सेक्रेटरी है वो प्रमुख होगा और भारत के अंदर वायसराय जो है प्रमुख होगा। इंग्लैंड के अंदर भारत सचिव, इस चीज़ को नीति चेंज की गई। और तीसरा ये किया गया सेना का पुनर्गठन, मिलिट्री का पुनर्गठन किया गया और इस पुनर्गठन में जो है पीर आयोग, पीर कमीशन को बनाया गया और पीर कमीशन ने इसको जो है कहीं ना कहीं चेंज कर दिया और जो परसेंटेज था भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच का, इस परसेंटेज को समाप्त कर दिया। और दूसरा जो देसी रियासत थे, देसी
देशी रियासतों के भारत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को समाप्त किया गया। मिलाने की नीति की समाप्ति, अर्थात ये कहा गया कि अब हम जो है देशी रियासत हैं उनको ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे, और ये कहा गया कि भारत का जो है इस सबसे पहले जो है भारत का आपका जो भारत की जनता के साथ भेदभाव है वो समाप्त करेंगे। इन सब चीज़ों को डिक्लेयर किया गया जो आया द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1857 में ये सब चीज़ें की गई। यानी जो है स्वतंत्र रिवोल्ट के तुरंत बाद इस एक्ट को लाया गया और इस एक्ट के द्वारा ये सब चीज़ें कन्वर्ट की गई। अर्थात एक प्रकार से कहीं ना कहीं हम इन नीतियों में देखते हैं कि थोड़ा सा बदलाव तो हुआ साथ, यानी रास्ता तो चेंज किया गया लेकिन मंजिल वही रखी गई, और मंजिल जो थी वो ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश एम्प्लॉयर की वो ये थी एम्प्लॉयर की कि कहीं ना कहीं शोषण भारत का जो है भारत का आर्थिक शोषण करना। भले ही 1857 के बाद इन्होंने इन नीतियों को चेंज किया, कहीं ना कहीं चेंज किया, लेकिन साइड में इनका उद्देश्य ही था भारत का आर्थिक शोषण के लिए इन्होंने बस थोड़ी सी नीतियों में बदलाव किया। और ये नीतियाँ ऐसा नहीं कि 1857 के बाद कोई विद्रोह नहीं हुए, 1857 के बाद विद्रोह होना शुरू हुए, विद्रोह होते रहे, लेकिन जो कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, ईयर्स के लिए इन विद्रोहों को शांत कर दिया गया। आइए, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है आपके आखिर क्या रीजन थे कि जो है रीजन की वजह से, और इस समय एक कल्चर स्वरूप क्या था 1857 के रिवोल्ट का। स्वरूप के विषय में काफ़ी जो है बाध्यता होती है, काफ़ी वो होता है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं स्वरूप आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण के लिए तो 2-3 स्वरूप जो है आपको बताते हैं। कल्चर ऑफ रिवोल्ट, कल्चर ऑफ रिवोल्ट। पहला तो रिवोल्ट है आपका, पहला जो आपका स्वरूप है वो कहते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। इसको वीडी सावरकर साहब ने कहा। वीडी सावरकर साहब ने कहा कि जो इसका स्वरूप है, जो कल्चर है, हम कह सकते हैं ये इंडिया का पहला स्वतंत्रता संघर्ष था। पहला स्वतंत्रता संघर्ष अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वीडी सावरकर साहब को अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा कि ये फर्स्ट वॉर था, फर्स्ट जो है वो था। अगला जो है आपका, आइए आखिर कल्चर क्या थे। 3 कल्चर इंपॉर्टेंट हैं और 3 कल्चर जो है पूछे जाते हैं आपके अक्सर एग्जाम में। जो वीडी सावरकर साहब का अक्सर पूछा जाता है कि द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। वीडी सावरकर साहब ने कहा इस कथन को कि जो 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, इसको हम कह सकते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष। लेकिन आरसी मजूमदार साहब और एसएन सेन साहब ने इसको जो है अलग दिया। द रिवोल्ट वॉज नॉट होली ए नेशनल वॉर
ऑफ इंडिपेंडेंस डे। यानी जो आरसी मजूमदार साहब जो वीडी सावरकर साहब का कथन है, स्टेटमेंट है, इसको इनकार करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा ये जो है किसी भी तरह से हम इंडिया का पहला स्वतंत्रता संघर्ष नहीं मान सकते हैं, आरसी मजूमदार साहब। और कहीं ना कहीं इसका समर्थन एसएन सेन साहब भी करते हैं। जो हिंदी में स्टेटमेंट आता है वो ये कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष ना तो पहला था, ना ही जो है ना ही पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही विद्रोह था। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं हम जैसा कह सकते हैं कि आरसी मजूमदार साहब ने कहा है कि तथाकथित पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष ना तो राष्ट्रीय था, ना पहला था और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष था। अगला जो है सिपाही म्यूनिटी यानी सैनिक विद्रोह के रूप में जॉन सिले देखते हैं। जॉन सिले साहब कहते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था। इसके अलावा जो है आपका राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में बेंजामिन डिज़ायरी और जो है हॉब वगैरह कई रूप में देखते हैं, लेकिन जो आपका इम्पोर्टेंट है ये तीन इम्पोर्टेंट है। तीन इम्पोर्टेंट स्वरूप माना जाता है, राष्ट्रीय स्वरूप और जो है मिलिट्री। सर जॉन सिले साहब ये बात कहते हैं कि ये जो है हम विद्रोह एक सैनिक विद्रोह मान सकते हैं, ये सैनिक विद्रोह था। इधर आपका एक स्टेटमेंट पूछा जाता, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन कहीं ना कहीं बेंजामिन डिज़ायरी का स्टेटमेंट आता है। बेंजामिन डिज़ायरी साहब इसको कहते हैं राष्ट्रीय विद्रोह। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था लेकिन ऐसा नहीं था और कहीं ना कहीं ये जो है जो बाद के जो मॉडर्न इतिहासकार हैं, जो मॉडर्न आपके आधुनिक इतिहासकार इस कथन को स्वरूप को सपोर्ट करते हैं, अर्थात आरसी मजूमदार साहब के कथन को स्वरूप को सपोर्ट करते हैं। और कई आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं कि जो आरसी मजूमदार साहब ने कहा है कि तथाकथित प्रथम जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष था। तो ये स्वरूप था। आप आगे कुछ बुक जो है आपकी आती हैं जो कहीं ना कहीं इस विषय में लिखी गई हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 के विषय में। वो बुकें जो है आपका पहला ही है आपका जो ये स्वरूप और बुक दोनों ही आरसी मजूमदार साहब की आती हैं। कुछ बुक्स जो है आपकी पूछी जाती हैं जो रिवोल्ट पे, बुक्स ऑन रिवोल्ट पे लिखी गई बुक हैं। और इसमें पहली ही आपकी आती है वीडी सावरकर साहब की, वीडी सावरकर साहब की, और ये बुक वही है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। और अगला जो है आता है आपका द ग्रेट लिबेरियन। द ग्रेट, ये बुक का नाम है द ग्रेट लिबेरियन। ये जो है आपकी अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई, अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई बुक है। और इस बुक को जो है एग्ज़ाम में वन टाइम दोनों ही बुकें पूछी गई हैं आपके एग्ज़ाम में। सावरकर साहब को और अशोक मेहता साहब को पूछा गया। एक और बुक है आरसी मजूमदार की, इसे कहते हैं द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट, ये जो है बुक आपकी लिखी गई है आरसी मजूमदार साहब के द्वारा।
RC मजूमदार साहब के द्वारा लिखी गई। ये तीनों ही बुक इम्पॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, और जो है इन तीनों बुक के विषय में आपका कहीं ना, तो ये था आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। और रिवोल्ट ऑफ 1857 में कहीं ना कहीं हम देखते हैं ब्रिटिश राज्य की जो नीतियां थी, जो आपकी शोषणकारी नीतियां थी, उनमें बदलाव करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हम एक बदलाव देखते हैं। पहला तो आपका गवर्नर जनरल के पद को चेंज करके वायसराय बनाया गया, और दूसरा जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक पावर को समाप्त करके कहीं ना कहीं इनके पावर को ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। अब ब्रिटिश की महारानी सीधे इस जो है भारत के शासन को संभालती थी, और इस शासन की देखरेख के लिए इंडियन सेक्रेटरी भारतीय सचिव का जो है निर्माण किया। तो ये रिवोल्ट ऑफ था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे ले चलेंगे जो है ब्रिटिश रूल एंड द जो है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, और इसके बाद जो है कल के लेक्चर में मिलते हैं आपको। ओके बाय। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।